नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले हम आपको राजनीति का भक्ति काल दिखाएंगे। जिस वक्त पूरा देश राममय है, उस माहौल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड का पाठ कराया है, जिसके ऊपर सियासी चालीसा भी शुरू हो गई है। इसमें कालनेमी से लेकर छोटा रिचार्ज जैसे अध्याय हैं, इसलिए आज सबसे पहले इस पर सत्ता की राजनीतिक कुंजी खोलेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होगी, उस दिन भी आप राजनीति के भक्तिकाल की नई तस्वीर देखेंगे। 22 जनवरी को राहुल गांधी असम में शिव मंदिर जाएंगे, जबकि ममता बनर्जी बंगाल के कालीघाट मंदिर में पूजा करेंगी। कैसे इस देश के नेता अपनी भक्ति से भगवान रूपी वोटर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका फायदा किसे होगा, ये भी समझेंगे। वैसे आज से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा एक विशेष प्रायश्चित पूजा भी की गई। ये प्रायश्चित पूजा क्या होती है और इसका महत्व क्या है, इस पर भी हमने अब सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक आध्यात्मिक कुंजी बनाई है। फिर सत्ता में उस बांग्लादेश की बात, जहां मालदीव के राष्ट्रपति मौजूद वाला भारत विरोधी जहर पहुंच गया है। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी ने इंडिया आउट का कैंपेन शुरू कर दिया है। इसकी वजह क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें। मथुरा के शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, याचिका में हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं है। साथ ही अदालत ने इस केस से जुड़े हिंदू संगठन भगवान श्री कृष्ण विराजमान से जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की रेस से पीछे हट गए हैं। रामास्वामी ने यह फैसला आयोवा में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी के चुनाव में हार के बाद लिया। इसमें ट्रंप ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की, जबकि विवेक चौथे पायदान पर रहे। और आपके लिए एक जरूरी खबर, अगर आपने अपनी कार के फास्टैग का केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो 1 फरवरी से आपका फास्टैग डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा। इसलिए फौरन बैंक में जाकर इसे अपडेट करा लें। वैसे पूजा पाठ का कार्यक्रम पीएम मोदी का भी था। पीएम मोदी आज से 2 दिनों की दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश और केरल में रुकने का पूरा कार्यक्रम है। यहां आज वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां लेपाक्षी मंदिर पहुंचकर 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा की। पूजा अर्चना के साथ ही पीएम मोदी ने रंगनाथ रामायण की चौपाइयां भी सुनी। काफी देर तक पीएम मोदी रामायण की चौपाइयां भी गुनगुनाते रहे। अब सवाल है कि लेपाक्षी के जिस मंदिर में पीएम मोदी ने आज पूजा अर्चना की, उसका क्या महत्व है। आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से 6 दिन पहले पीएम मोदी लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर क्यों पहुंचे। दरअसल लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर करीब 486 साल पुराना है। मंदिर को हैंगिंग पिलर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिनमें से एक खंबा ऐसा है जो जमीन से जुड़ा नहीं है। ऐसा दावा किया जाता है कि वो रहस्यमयी तरीके से हवा में लटका हुआ है। इस सब के अलावा रामायण में भी वीरभद्र मंदिर का खास महत्व है। दरअसल जब रावण माता सीता का अपहरण कर रहा था, तो उससे युद्ध के बाद जटायु घायल होकर यहीं गिर पड़े थे। मरते हुए जटायु ने भगवान राम को बताया था कि माता सीता को रावण दक्षिण की ओर ले गया है। फिर राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तो इस कारण इस मंदिर का काफी महत्व है। वैसे मंदिर में पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी ने एक सभा को भी संबोधित किया और कहा कि पूरा देश राममय हो रहा है। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। तो 15 दिनों के अंदर पीएम मोदी दूसरी बार दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। इन यात्राओं को दक्षिण भारत में बीजेपी के विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बीजेपी उत्तर भारत में 2019 में अपने सर्वोच्च स्कोर पर रही थी, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति कुछ खास अच्छी है नहीं। दक्षिण भारत में 130 लोकसभा सीट हैं। 2019 में यहां एनडीए को सिर्फ 30 सीटें मिली थी। बीजेपी की कोशिश है कि मोदी सेतु के जरिए दक्षिण भारत के चुनावी सागर को पार किया जाए। राजनीति के इस भक्तिकाल में सिर्फ पीएम मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ही नहीं है, बल्कि राहुल गांधी इस भक्तिकाल में सक्रिय हैं। हालांकि वो खुलकर मैदान में नहीं है।
उन्होंने आज पहली बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर अपनी बात रखी और कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। जो प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, उन्हें धर्म का फायदा नहीं उठाना है, उसमें दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें धर्म को शर्ट पर पहनने की जरूरत नहीं है। हालांकि आज ये भी खबर आई कि 22 जनवरी को जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उस दिन राहुल गांधी गुवाहाटी के लोखरा में शिव धाम जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी शिव साधना से बीजेपी के राम राज्य को टक्कर देने की कोशिश में है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि इससे कुछ हुआ नहीं। परेशान होते हैं तो आप कैलाश मानसरोवर यात्रा भी गए थे, जहाज से एकदम से नीचे आए, आप अपने को शिव भक्त भी करते हैं और शिव भक्ति करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सियासत में जब बीजेपी और प्रधानमंत्री तमाम लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार हिंदू विरोधी है, तो उसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। कहीं पर शिव मंदिर में पूजा करेंगे। हमारे गांव में कहावत है रमखुदैया का कि वो एक नाले टपना था, तो जो मुसलमान था या खुदा कह के टप गया, एक राहुल गांधी के तरह था जो कहा कि खुदा भी नाम ले लूं, राम भी ले लूं, बीचे में डुबक गया। ये राहुल गांधी रमखुदैया हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के राम मंदिर का तोड़ निकालने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बजरंगबली को चुन लिया है। वो हनुमान भक्ति में लगे हुए हैं, कांग्रेस शिव साधना में लीन है और उनके नेता खुद को शिव भक्त साबित करने में लगे हैं। जबकि 22 जनवरी को ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर में पूजा करने जाएंगी और सर्वधर्म रैली करेंगी। यानी उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले काली भक्ति वाला दांव चला है। खास बात यह है कि इस बात का ऐलान करने के लिए खुद ममता बनर्जी सामने आई। उन्होंने कहा कि वो काली पूजा करने जाएंगी तो वहां पार्टी का कोई और नहीं होगा, सिर्फ वही होंगी। एक बार सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। 22 জানুয়ারি আমরা এটা কিন্তু আমার দলের প্রোগ্রাম, আমি নিজে একটা র্যালি করব। আমি প্রথমে নিজে কালী মন্দিরে যাব, ওটা সবাই যাবে না। আমি মা কালীকে পুজো দিয়ে হাজরা থেকে সর্বধর্মের মানুষকে নিয়ে মিছিল করে পার্ক সার্কাস ময়দানে গিয়ে আমরা একটা মিটিং করব। মা কালীকে ছুঁয়ে মন্দির মসজিদ গুরুদ্বারা, ওখানে অনেক গির্জাও আছে, সব কিছুকে ছুঁয়ে সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে। तो कुल मिलाकर ये राजनीति का भक्तिकाल है जिसमें हर किसी ने अपना अपना भगवान चुन लिया है। सबके मन में वोटों का अनुष्ठान चल रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस भक्तिकाल की सियासत के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बात कही है। सूत्रों से खबर मिली है कि बीजेपी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि राम पर हमारा अधिकार है। बैठक में अमित शाह ने कहा कि देश में माहौल राम में है, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है। उन्होंने कहा कि राम राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करें। और अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू वाले उस चाइनीज जहर की बात जो बांग्लादेश तक फैल गया है। वैसे तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहां की मौजूदा सत्ता हमेशा भारत के समर्थन में रही है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश में इंडिया आउट वाले कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही कैंपेन है जो राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले मालदीव में मोहम्मद मोइजू ने चलाए थे, जिसका प्रायोजक असल में चीन को बताया जाता है। लेकिन अब इस तरह के भारत विरोधी अभियान और भारत विरोधी आवाज बांग्लादेश से उठती नजर आ रही है। हालांकि इस कैंपेन की डायरेक्टर प्रधानमंत्री शेख हसीना या उनकी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग नहीं है, बल्कि ये कैंपेन बांग्लादेश के विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ओर से शुरू किए गए हैं, जिसके पास फिलहाल ना तो मुल्क की सत्ता है ना नीति है, फिर भी भारत विरोधी राजनीति है। उसी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अब इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत की है। इसके जरिए बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की साजिश की जा रही है।
बीएनपी की साइबर सेल ने सोशल मीडिया पर यह अभियान जोर शोर से शुरू कर दिया है और जिस तरह से हाल ही में मोइजू ने भारत को तेवर दिखाए, उससे बांग्लादेश के विपक्षी दल के अरमान अचानक से उफान मारने लगे हैं। लेकिन क्या वाकई इस कैंपेन का कोई वजूद है और इससे भारत पर कितना असर पड़ेगा, ये समझने से पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का बायोडेटा देखना जरूरी है, जिससे तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि बीएनपी की विचारधारा भारत विरोधी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके मन में पाकिस्तान के प्रेम गीत बजते हैं। यानी जैसे मालदीव के मोइजू को जिनपिंग का आशीर्वाद प्राप्त है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर पाकिस्तान का आशीर्वाद है, इसलिए उसकी जुबान से भारत विरोधी सुर निकल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस पार्टी ने भारत के विरोध में अभियान शुरू किया है, अमेरिका और कनाडा की नजर में वो एक आतंकवादी संगठन है। इसलिए आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की पूरी कुंडली खोलना जरूरी है, जिसके नाम में तो नेशनलिस्ट है, लेकिन उसका माइंड असल में पाकिस्तान है, जहां आतंकवादियों की सत्ता बहुत मजबूत है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना 1978 में सैन्य शासक जनरल जियाउर रहमान ने की थी। जियाउर रहमान की मौत के बाद उनकी पत्नी बेगम खालिदा जिया इस पार्टी की मुखिया हैं। खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं और माना जा रहा है कि इंडिया आउट आंदोलन को उनका बेटा तारिक रहमान चला रहा है, जो बीएनपी का कार्यवाहक अध्यक्ष भी है। तारिक पर बांग्लादेश में कई मामले चल रहे हैं और वो काफी समय से लंदन में रह रहा है, लेकिन बीएनपी के इंडिया आउट कैंपेन से भारत पर क्या वाकई में कोई असर पड़ेगा, इसे एक्सपर्ट्स के जरिए भी समझ लेते हैं। बांग्लादेश में भी जो इस समय उनकी लीडर है शेख हसीना, वो जीती है अभी इलेक्शन, उनको एम्बैरस करने के लिए ये जो बीएनपी है शेख खालिदा जिया की, ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही मुसलमान समझते हैं। ये एक समस्या मैं देख रहा हूं बहुत से देशों में जो इस्लामिक हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बहुत प्योर मुस्लिम्स हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसका असर क्या होगा। जो बीएनपी वाले हैं उनका एक लक्ष्य है, पहले किसी तरह से शेख हसीना को हटाओ, बाद में अगर बांग्लादेश बर्बाद हो जाए हमें कोई फिक्र नहीं है। मालदीव्स का भी यही है कि इंडिया को आउट करो, अगर हम डूब जाते हैं समुद्र में हमें कोई फर्क नहीं। ये डोमेस्टिक रीजंस के किया जा रहा है और ये इस्लामिक देशों को दिखाने की किया जा रहा है। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि जिस बांग्लादेश में यह इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया गया है, उसकी सत्ता भारत के साथ है और भारत को अपना मित्र राष्ट्र मानती है। मतलब बांग्लादेश अवामी लीग और उसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश के भारत से रिश्ते हमेशा मजबूत हुए हैं। हाल ही में 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने भारत की तारीफ की थी और उसे बांग्लादेश का सच्चा और अच्छा दोस्त बताया था। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1971 और वर्ष 1975 में बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए भारत को शुक्रिया भी कहा था और शेख हसीना का यही भारत प्रेम विपक्षी दलों को बहुत चुभ रहा है। और सत्ता में अब बात करते हैं राममयी हो चुकी अयोध्या की, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 6 दिन रह गए, मतलब 1 हफ्ते से भी कम वक्त। जैसे जैसे शुभ तारीख नजदीक आ रही है, राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। TV9 भारतवर्ष आपको रामनगरी से पल पल का अपडेट दे रहा है। आज की बात करें तो अयोध्या से 3 अपडेट आए हैं। पहला अपडेट ये कि आज से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। आज सुबह से 9:30 बजे से ही 5 घंटे तक प्रायश्चित पूजा की गई। आगे आपको बताएंगे कि ये क्यों खास है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आज रामनगरी में 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई। ये 45 दिनों तक जलती रहेगी। इसे गुजरात से लाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की मौजूदगी में इसे जलाया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जिसका पूरा शेड्यूल आ चुका है। इसी दिन रामलला की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी। रामलला को दर्पण दिखाया जाएगा। दोपहर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आज की प्रायश्चित पूजा की बात करें तो एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर प्रायश्चित पूजा क्यों होती है और ये है क्या, इसको लेकर पौराणिक मान्यता क्या है। दरअसल प्रायश्चित पूजा के जरिए रामलला से माफी मांगी गई। मान्यता है कि रामलला की प्रतिमा बनाने में छेनी हथौड़े से उन्हें चोट पहुंची होगी। प्रायश्चित पूजा के जरिए माफी मांगी गई। वैदिक पूजा पद्धति के अनुसार इस पूजा में 10 विधि का स्नान भी किया जाता है। इसमें पवित्रता का संकल्प लेते हुए भस्म समेत कई चीजों से स्नान होता है। ऐसा माना गया है कि जीवन में हर इंसान से जाने अनजाने में कोई ना कोई भूल चूक हो ही जाती है। भूल चूक के कारण मनुष्य को इसका पछतावा भी होता है। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा पाठ करने के लिए वैदिक परंपरा के अनुसार विशेष नियम पद्धतियां हैं, जिसे अपनाते हुए प्रायश्चित किया जाता है।
अयोध्या राम मंदिर के मामले में भी बड़े संतों का कुछ ऐसा ही मानना है। आपको 5 घंटे वाली प्रायश्चित पूजा की सारी जानकारी कुछ सवालों और जवाब के जरिए अब बताते हैं। पहला सवाल, ये पूजा कब हुई? अयोध्या में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ये पूजा की गई। अगला सवाल, ये पूजा क्यों होती है? अनजाने में भी हुई गलती की शुद्धिकरण के लिए इस पूजा को किया जाता है। सवाल है, ये पूजा कौन कराता है? जो भी जजमान होते हैं वो ये पूजा करते हैं। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान है, इन्होंने ही पूजा की। एक सवाल यह भी कि प्रायश्चित पूजा कौन कराता है? आपको बता दें कि 121 ब्राह्मण इस पूजा को कराते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। सवाल यह भी कि प्रायश्चित पूजा कैसे होती है? यह आंतरिक, मानसिक, बाहरी तरीके से की जाती है। खास बात यह कि इस पूजा में दान दिए जाने की भी विधि है। इसमें गाय का दान, स्वर्ण का दान या द्रव्य दान होता है। कई शास्त्रों में भी लिखा है कि भूल चूक का प्रायश्चित करने से गलती मिट जाती है। इसलिए जब मंदिरों का निर्माण या देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्तियों को विराजमान कराया जाता है तो यह पूजा बहुत पवित्र और बड़े अनुष्ठान की श्रेणी में आती है। धर्मशास्त्र में 3 तरह की अवधारणाएं मुख्य रूप से सामने आई हैं। एक का नाम है आचार, एक का नाम है व्यवहार और एक का नाम है प्रायश्चित। हम अपने आचार और व्यवहार के द्वारा जो कुछ करते हैं दैनिक रूप से, हम ये स्वीकारते हैं या धर्मशास्त्र ये स्वीकारते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ न्यूनता रह जाती है। कभी हमारे ज्ञान के कारण, कभी हमारी क्षमता के कारण, कभी देश काल की परिस्थितियों के कारण। तो उस न्यूनता का समाहार क्या है, समाधान क्या है? मंदिर का निर्माण किया गया, उसके लिए नींव खोदी गई, उसके लिए पत्थर काटे गए, उसके लिए धरती में, आकाश में, जल में बहुत तरह की हलचल की गई। धरती अपने आप में एक निर्माण है, हमारा पूरा पर्यावरण अपने आप में एक निर्माण है। जब हम कोई एक नया निर्माण करते हैं तो इस सब में विक्षोभ पैदा होता है। उन सभी भूतों की, पंचभूतों की शांति के लिए और हमारे की जा रही उस प्रक्रिया में जो कुछ कहीं न्यूनता और त्रुटियां हो गई हैं, जो कुछ उद्वेग पैदा हुआ है, उन सब की शांति के लिए प्रायश्चित पूजा होती है। हर खबर पर हर खबर का अपना नजरिया होता है, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पर पड़ता है। जहां तक बात इस खबर की है तो इसमें एक शब्द जो बहुत ही प्रभावशाली है वो है प्रायश्चित, या फिर इसे आप अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने का भाव भी कह सकते हैं। हमारी परंपराओं में प्रायश्चित का विशेष स्थान रहा है। अपराधी के बजाय अपराध को खत्म करने पर जोर रहा है। प्रायश्चित पूजा उसी परंपरा की एक कड़ी है जो हजारों वर्षों को पार करके 2024 में भी मौजूद है। यह अहंकार को खत्म करने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट है। ये अपडेट हो जाए तो पूरे समाज को निखारने में मदद मिलती है। इसलिए पूजा पद्धतियों में प्रायश्चित पूजा का विशेष स्थान है। और अब सत्ता में हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि राममय माहौल न सिर्फ भारत में है बल्कि जय श्री राम की ये गूंज विदेशों तक में सुनाई दे रही है। सबसे पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें आपको राम लिखा नजर आएगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें ये राम शब्द टेस्ला कारों की एक लाइट शो के जरिए बनाया गया तो क्या आप यकीन करेंगे? हम आपको इसके कुछ वीडियोस दिखाते हैं। ये लाइट शो टेस्ला वाले राम भक्तों का है जिसका आयोजन अमेरिका में किया गया और इसके आयोजन करता है विश्व हिंदू परिषद। अमेरिका के मैरीलैंड में हुए इस लाइट शो में 200 टेस्ला कारों को कुछ इस तरीके से खड़ा किया गया जिससे राम शब्द की संरचना हो जाए। इन टेस्ला कारों के जरिए राम बनाने के बाद एक लाइट शो भी हुआ जिसे रामलला को समर्पित किया गया। हम आपको उस अनोखे लाइट शो की एक छोटी सी रील दिखा देते हैं। I'm really excited to be here to celebrate the Ram Mandir inauguration, and we are celebrating with the Tesla show, and hundreds of cars are here, and we are so excited to be here. This is going to be amazing, and this is going to be a viral video. Tesla car rally, like Ayodhya Kumbhabhishekam celebration, and this is Ayodhya way. It's a very good, auspicious, and really blessed US devotees. So this is very unique because it's very happy to everyone. Ram Bhagwan's temple inauguration coming up.
it brings back, or it has brought back, the pride in the Hindu identity. और सत्ता में बात करते हैं अब दो ऐसी खबरों की जिसमें संकट है, सवाल है, दुश्मनों को संदेश है। विश्व में दोस्ती और दुश्मनी वाले समीकरण बदलने के संकेत है, कूटनीति है और काफी हद तक इनका दूरगामी असर भी है। इन दो खबरों के बारे में जानने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। पहली खबर यह कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री से मुलाकात भी की। दूसरी खबर यह कि फ्रांस में अब विदेशी इमाम काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फ्रांस की मैक्रो सरकार ने नया कानून लागू किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ईरान दौरा सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि इसमें एक संदेश है, खासकर हूती विद्रोहियों के लिए, जिस पर पिछले कुछ महीनों में हिंद महासागर और अरब सागर वाले रूट में जहाजों पर हमले के आरोप लगे हैं। एस जयशंकर ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान भी इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की और सख्त संदेश देते हुए कहा कि भारत के आसपास जहाजों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसका भारत की ऊर्जा और आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ सकता है। कहने का सीधा मतलब है कि भारत अब और हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बताते हैं ये दौरा और ये बयान क्यों अहम है। हिंद महासागर अरब सागर रूट, जहां पर हुती विद्रोहियों ने जहाज पर हमले किए थे, इस रूट पर सालाना 292 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जो दुनिया के कुल व्यापार का 30% है। इस रूट से 125 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल जाता है, जो दुनिया के कुल कच्चे तेल व्यापार का 80% है। हर दिन इस रूट से औसतन 10,000 जहाज गुजरते हैं, जिनमें तेल, टैंकर, मालवाहक, यात्री जहाज, सैन्य जहाज शामिल है। यहां एक बात और जानना जरूरी है कि हुती विद्रोहियों को साधने से पहले ईरान को साधना जरूरी है, क्योंकि अक्सर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह पर हुतियों को ट्रेनिंग देने के आरोप लगते रहे। भारत के कूटनीतिक चोट का एक और असर भी देख लीजिए। ईरान को एक डर यह भी है कि कहीं जहाज अटैक वाले मुद्दे पर भारत ईरान के दुश्मन नंबर 1 अमेरिका के साथ न चला जाए। इसलिए ईरान भारत को इस संकेत देना चाहता है कि वो भारत के साथ है और इसी के तहत भारत के विदेश मंत्री ईरान गए। हमारे उनके साथ संबंध अच्छे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो पुराना रिश्ता है वो भी बरकरार रहे और ईरान एक लिवरेज कर सकता है हुतियों के अगेंस्ट, उनको रोक सकता है, रिस्टेन कर सकता है और वर्ल्ड की जो पीस है, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन की जो संप्रभुता है, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एट सी है, वो उसको बहाल करने में ईरान का बहुत बड़ा रोल बनता है। तो इस मायने में ये जो हमारे विदेश मंत्री का जो दौरा है ईरान का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास रखता है मायने। और अब रुक करते हैं दूसरी खबर का, जो फ्रांस से आई है, जिसको लेकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये ऐसा यहां पर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। दरअसल फ्रांस में विदेशी इमामों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। मतलब फ्रांस में दूसरे देश के इमाम काम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए प्रेसिडेंट एमैनुएल मैक्रों की सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। जो विदेशी इमाम पहले से मौजूद हैं उन्हें भी वापस भेजा जाएगा या लोकल मस्जिदों में उन्हें कोई छोटा काम दिया जा सकता है। सवाल है, मैक्रो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल धार्मिक कट्टरता के खिलाफ सख्त मैक्रो सरकार फ्रांस में धार्मिक स्थलों को बाहर से फंडिंग का शक, धार्मिक जगहों में शिक्षा के नाम पर कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा। 2020 में फ्रांस सरकार ने जांच के लिए 2450 मस्जिदों की लिस्ट भी बनाई थी। शरण मांगने के नाम पर बड़ी संख्या में लोग फ्रांस में बस रहे हैं। फ्रांस की डेमोक्रेसी का गलत फायदा उठाकर कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है। फ्रांस ने 2017 से 2021 के दौरान 7 लाख लोगों को शरण दी थी। 6 लाख लोग पाकिस्तान, सीरिया, लीबिया, मोरक्को और क्रोएशिया के थे। फ्रांस में हालिया वक्त में कई आतंकी हमले हुए हैं और इनमें से ज्यादातर के जिम्मेदार दूसरे देशों से कानूनी और गैर कानूनी तौर पर आए लोग शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि फ्रांस में 1977 तक एक नियम बनाया गया था। 1977 में इसके तहत 4 मुस्लिम देशों को यह मंजूरी दी गई थी कि वो अपने इमाम फ्रांस भेज सकते हैं। और अब हम सत्ता में आपको न्यूज का नंबर गेम दिखाते हैं। नंबर गेम उस गरीबी से जुड़ा है जिस पर भारत ने बहुत बड़ी चोट की है और इसकी एक पुख्ता रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसे नीति आयोग की ओर से जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने 24 करोड़ 80 लाख लोग जो गरीब हैं वो गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें सबसे बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश को मिली है, जहां सबसे ज्यादा 5 करोड़ 94 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं।
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब गरीबी दर घटकर 11.28% पर आ गई है और पिछले 9 वर्षों में गरीबी दर 17.89% की कमी उसमें आई है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि अगर 9 वर्षों के औसत पर गौर करें तो भारत में हर साल 2.75 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, जो एक बड़ी सफलता है। अब न्यूज के नंबर गेम में यह भी देख लेते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में कौन से राज्यों में गरीबी पर सबसे ज्यादा चोट की गई है, कौन अव्वल नंबर में पास हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया, हमने सबसे पहला नाम यूपी का लिया था, जहां 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। इस मामले में दूसरा स्थान बिहार का रहा है, जिसके रिपोर्ट कार्ड में 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। फिर अगला नंबर मध्य प्रदेश का रहा है, जबकि चौथे पायदान पर राजस्थान है, जहां 1.87 करोड़ लोगों के गरीबी के स्तर में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गरीबी की लड़ाई में इसे एक बड़ी जीत बताया और तारीफ करते हुए कहा कि हम चौतरफा विकास की दिशा में काम करते रहेंगे और हर भारतीय के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे। न्यूज के नंबर गेम में अगली रिपोर्ट इस बात का एक और उदाहरण है कि भारत कैसे समृद्ध हो रहा है, और यह रिपोर्ट है न्यू इंडिया की नई उड़ान पर। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने यह बताया है कि भारत में प्लेन से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में करीब 23% का इजाफा हुआ है। डीजीसीए के अनुसार वर्ष 2023 में 15.2 करोड़ लोगों ने प्लेन से भारत के अंदर सफर किया। इसमें सिर्फ दिसंबर 2023 में घरेलू प्लेन यात्रियों की संख्या 1.4 करोड़ रही। पिछले कुछ महीनों की अपेक्षा ये बहुत ज्यादा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्ष 2022 में घरेलू उड़ान के प्लेन यात्रियों की संख्या 12.32 करोड़ थी, जिसमें अब बम्पर इजाफा हो गया। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।